आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के भौतिक स्वरूप। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों का बंटवारा करते हुए किसी एक प्रदेश का वर्णन कीजिए। धरातलीय बनावट और उच्चावच के आधार पर एक समान आकृति को भौतिक स्वरूप कहा जाता है। उच्चावच जिसका अर्थ धरातलीय स्वरूप या धरातलीय दशा से लिया जाता है। वेगनर के अनुसार प्राग ऐतिहासिक काल में संपूर्ण पृथ्वी एक स्थलखंड का भाग थी जिसे पेंजिया के नाम से जाना गया। इसके चारों ओर जल मंडल स्थित था जिसे पैंथालसा सागर के नाम से जाना गया। आगे कालांतर में चलकर इस पेंजिया का विभाजन हो गया, अर्थात कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का दो भागों में विभाजन हो गया। इसका उत्तरी भाग उत्तरी पेंजिया तथा दक्षिणी भाग दक्षिणी पेंजिया कहलाया। कार्बोनिफेरस में इस पेंजिया का दो भागों में विभाजन हो गया। इसका उत्तरी भाग उत्तरी पेंजिया या अंगारालैंड कहलाया। इसका दक्षिणी भाग दक्षिणी पेंजिया या गोंडवानालैंड कहलाया। और जो इसके बीच में छिछला सागर बच गया था, इसे 33 सागर के नाम से जाना गया। वर्तमान समय में अंगारालैंड के अवशेष यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। वर्तमान समय में गोंडवानालैंड के अवशेष प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 33 सागर के अवशेष पाए जाते हैं। इस कारण यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, अर्थात जहाँ पर भी खारे पानी की झीलें हैं वहाँ पर 33 सागर के अवशेष माने गए हैं। जहाँ पर पर्वत पठारी प्रदेश हैं वहाँ पर गोंडवानालैंड व अंगारालैंड के अवशेष माने गए हैं। राजस्थान को धरातलीय बनावट व उच्चावच के आधार पर 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब इनकी उत्पत्ति की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति 33 सागर के अवशेष के रूप में मानी जाती है। अरावली प्रदेश की उत्पत्ति गोंडवानालैंड की चट्टानों से हुई है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण गंगा व यमुना नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों से हुआ है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण गोंडवानालैंड की चट्टानों में ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है। राजस्थान को धरातलीय बनावट व उच्चावच के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। राजस्थान का पहला भाग आता है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद राजस्थान के मध्य में भाग आता है अरावली पर्वतमाला प्रदेश। और राजस्थान का तीसरा भाग पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान का चौथा भाग दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के समांतर एक वर्षा रेखा गुजरती है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और मैदानी प्रदेश। इस वर्षा रेखा का नाम 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के समांतर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटने का कार्य करती हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटने का कार्य करती हैं। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों का बंटवारा करने के बाद अब हम इसके पहले भाग यानी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विस्तार से पढ़ेंगे। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के
61.11% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर 640 किलोमीटर लंबा है। इसकी लंबाई 640 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर 640 किलोमीटर की लंबाई लिए हुए हैं तथा पश्चिम पूर्व से 300 किलोमीटर चौड़ाई लिए हुए राजस्थान के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत 20 से 50 सेंटीमीटर तक रहता है। यहाँ का औसत तापमान गर्मियों में 49 डिग्री सेल्सियस तथा सर्दियों में -3 डिग्री सेल्सियस रहता है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 12 जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जालोर, चूरू, सीकर, झुंझुनू व पाली के पश्चिमी भाग को शामिल किया जाता है। इस भूभाग में रेतीली मृदा पाई जाती है। यहाँ पर वनस्पति के रूप में मरुदभिद वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक घनत्व वाला प्रदेश है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, रेतीला शुष्क मैदान और शुष्क प्रदेश। 50 सेंटीमीटर वार्षिक रेखा इसे अन्य भागों से अलग करने का कार्य करती है। यह राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में फैला हुआ है। इस भूभाग में थार के मरुस्थल का भाग पाया जाता है। भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार 61% है। इसमें से लगभग 58% भाग राजस्थान में फैला हुआ है तथा लगभग 3% भाग हरियाणा, गुजरात, पंजाब व दिल्ली राज्यों में फैला हुआ है। थार के मरुस्थल में विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तथा सर्वाधिक जैविक औषधि, सर्वाधिक भूमिगत जल भंडार एवं कृषि उत्पादन पाया जाता है। यह विश्व में जैव विविधता रखने वाला मरुस्थल है। राजस्थान में थार के मरुस्थल का लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर भाग फैला हुआ है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार रेतीले शुष्क मैदान में इयोसीन काल व प्लीस्टोसीन काल के अवशेष पाए जाते हैं, जिसका प्रमाण उन्होंने 33 सागर के अवशेष को माना है। रेतीले शुष्क मैदान की पश्चिमी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है, अर्थात रेडक्लिफ सीमा का निर्धारण करती हैं। यहाँ पर वर्षा कम होने के कारण इसे शुष्क बालू का प्रदेश कहा गया। इस प्रदेश की मुख्य नदी लूनी नदी है, जो अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं। इस प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। रेतीला शुष्क मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, बालूका स्तूप युक्त प्रदेश और बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। बालूका स्तूप युक्त प्रदेश राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में पश्चिमी भाग में बालूका स्तूपों का विस्तार पाया जाता है, अर्थात राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बालूका स्तूपों से ढका हुआ है। यहाँ पर वायु के अपर्दन के द्वारा और निक्षेपण के द्वारा बालूका स्तूपों का निर्माण होता है। बालूका स्तूप यानी रेत के दोरे या रेत के टिल्ले। इन प्रदेशों का विस्तार पाकिस्तान की सीमा के सहारे कच्छ की खाड़ी से शुरू होकर पंजाब तक पाया जाता है।
बालू का स्तूप युक्त प्रदेशों में सर्वाधिक प्रभाव वायु अपर्दन व निक्षेपण प्रक्रिया का होता है। इस प्रक्रिया का प्रभाव गर्मियों में मार्च से जुलाई तक देखने को मिलता है। मार्च से जुलाई तक सर्वाधिक बालूका स्तूपों का निर्माण होता है। बालूका स्तूप जिन्हें स्थानीय भाषा में टिल्ले रेत के दौरे भी कहा जाता है, इन रेत के दौरों की ऊंचाई 1 मीटर से 60 मीटर तक पाई जाती है। वायु अपर्दन व निक्षेपण से इस मरुस्थलीय प्रदेश में अनेक आकृतियों का निर्माण होता है। रेखीय बालूका स्तूप, इस प्रकार के बालूका स्तूपों में वनस्पति देखने को मिलती है, अर्थात ऐसे बालूका स्तूपों पर वनस्पति का प्रभाव देखने को मिलता है। इन स्तूपों की ऊंचाई 10 मीटर से 60 मीटर तक पाई जाती है। इन बालूका स्तूपों का विस्तार जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में पाया जाता है। कई नदी घाटियों में भी इस प्रकार के बालूका स्तूपों का विस्तार देखने को मिलता है, जैसे लूणी, जवाई आदि के किनारों पर बरखान या अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप। इसमें पार्श्व आंतरिक क्षेत्र में वायु के समक्ष होते हैं। इस प्रकार के बालूका स्तूपों की ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक तथा चौड़ाई 100 से 200 मीटर तक पाई जाती है। इस प्रकार के बालूका स्तूपों के पार्श्व वायु के समक्ष अंदर की ओर होते हैं। मध्य में इनकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है। ये बालूका स्तूप नवीन, गतिशील एवं रंध्र युक्त होते हैं। इनकी आकृति चंद्रमा के समान होती है। ऐसे बालूका स्तूपों का विस्तार चूरू, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, बाड़मेर और जोधपुर में पाया जाता है। अनुप्रस्थ बालूका स्तूप, जब हवा लंबे समय तक एक ही दिशा में चले तो समकोण आकृति में बनने वाले बालूका स्तूपों को अनुप्रस्थ बालूका स्तूप कहा जाता है। ऐसे बालूका स्तूप गहरे बालू के क्षेत्रों में मंद वायु द्वारा निर्मित होते हैं। इनकी आकृति भी अर्धचंद्राकार होती है। इनकी औसत ऊंचाई 10 से 40 मीटर तथा स्तूपों की मध्य दूरी 500 से 1000 मीटर तक पाई जाती हैं। ऐसे स्तूपों का विस्तार बीकानेर के पुग्गल, गंगानगर के सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के रावसर, चूरू, झुंझुनू जिलों में पाया जाता है। पैरा बालूका स्तूप, थार के मरुस्थल में अधिकांश बालूका स्तूप इसी प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। इनका निर्माण पवनों के अफवाह गर्तों द्वारा होता है। भौगोलिक बालूका स्तूप बरखान जैसे होते हैं, लेकिन इनकी दिशा अलग होती है। इस प्रकार के बालूका स्तूपों में मंद वायु चलने से बड़ी रेत के कण जमाव हो जाते हैं। तारा बालूका स्तूप, तारा बालूका स्तूपों का निर्माण अनित्यवाही पवनों के क्षेत्रों में होता है, अर्थात जहां पर पवनें कम बहती हैं, लगातार नहीं बहती हैं, वहां पर तारा बालूका स्तूपों का निर्माण होता है। दूर से देखने पर ये बालूका स्तूप मिले होने के कारण एक तारे के समान दिखाई देते हैं। इस कारण इनका नाम तारा बालूका स्तूप रखा गया। इस प्रकार के बालूका स्तूपों का विस्तार मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये बालूका स्तूप श्रृंखलाबद्ध पाए जाते हैं। इनकी औसत ऊंचाई 10 से 25 मीटर तक होती है। अवरोधी बालूका स्तूप, किसी भी प्रकार के अवरोध आ जाने से जिन बालूका स्तूपों का निर्माण होता है उन्हें अवरोधी बालूका स्तूप कहते हैं। जैसे किसी पेड़ का अवरोध, झाड़ी का अवरोध या मकान का अवरोध या पहाड़ी का अवरोध। धीरे धीरे
यह अवरोध बढ़ता जाता है और एक विशाल बालू स्तूप का निर्माण हो जाता है। धीरे धीरे रेत का जमाव बढ़ता जाता है और अंत में जाकर एक विशाल बालू स्तूप का निर्माण हो जाता है। मुख्य रूप से पुष्कर, जोगनेर, नागपहाड़ आदि इस प्रकार के बालू स्तूपों को जन्म देते हैं। बालू स्तूप मुक्त प्रदेश है। यह प्रदेश महान मरुस्थल के पूर्व दिशा की ओर फैला हुआ है। यहाँ पर बालू स्तूपों यानी रेतीले टीलों का अभाव पाया जाता है। सारा क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका हुआ है जो टर्सरी काल से प्लीस्टोसीन युग तक की चट्टानें हैं। इन चट्टानों में चूने की चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। इस भूभाग में आकलवुड फोसिलिस पार्क प्रमुख उदाहरण है। इसे बाड़मेर व जैसलमेर का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। बालू स्तूप मुक्त प्रदेश का विस्तार त्रिभुजाकार आकृति में है। यह जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में फैला हुआ है। इस प्रदेश में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। जैसलमेर व बाड़मेर में पाकिस्तान की सीमा के सहारे एक भूगर्भिक मीठे पानी की चौड़ी घास युक्त पट्टी पाई जाती है जिसे लाठीसीरी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह पट्टी खनिज भूपट्टी के नाम से भी जानी जाती है। लाठीसीरी क्षेत्र जैसलमेर व बाड़मेर अर्थात पाकिस्तान की सीमा के सहारे एक भूगर्भिक मीठे पानी की व खनिज की भूपट्टी पाई जाती है जिसे लाठीसीरी के नाम से जाना जाता है। इसकी चौड़ाई 15 से 20 मीटर है। यहाँ पर सेवण घास की प्रधानता पाई जाती है। बालू स्तूप मुक्त प्रदेश में 3 प्रकार की आकृति देखने को मिलती हैं: हम्मादा, ईरग और रेग। पूर्ण रूप से पथरीले भाग को हम्मादा कहा जाता है। इसका विस्तार बाड़मेर में है। मिश्रित भूभाग को ईरग के नाम से जाना जाता है अर्थात ईरग में रेतीली मिट्टी व पथरीले भाग की समानता देखने को मिलती है अर्थात यह मिला जुला क्षेत्र है। ईरग का विस्तार मुख्य रूप से जैसलमेर व बाड़मेर में है। पूर्ण रूप से रेतीले भूभाग को रेग के नाम से जाना जाता है। यह जैसलमेर व जोधपुर में फैला हुआ है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का 2 नंबर भाग आता है राजस्थान बांग्ला प्रदेश या अर्धशुष्क प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है। यह प्रदेश विशाल मरुभूमि व अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। इसे आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र भी कहा जाता है। राजस्थान बांग्ला या अर्धशुष्क प्रदेश अरावली व विशाल मरुस्थल के बीच फैला हुआ भाग है। इस भाग का क्षेत्रफल 75,000 वर्ग किलोमीटर है। यह 700 किलोमीटर लंबा और 150 किलोमीटर चौड़ा है। यह भाग 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा विभक्त होता है। इसे आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र भी कहा जाता है। इस प्रदेश में अनेक नदियों की बहुलता होने के कारण अर्धशुष्क प्रदेश कहा गया। इसे 4 भागों में बांटा गया है: लूनी बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश और गग्गर बेसिन। लूनी बेसिन इसे गोडवाड़ बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। लूनी व उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र लूनी बेसिन के नाम से जाना गया। लूनी बेसिन का क्षेत्रफल 34,866.4 वर्ग किलोमीटर है। लूनी एक मौसमी नदी है, इस कारण यह एक शुष्क प्रदेश है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियां जोड़जड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, गुहिया, बांडी आदि हैं। लूनी बेसिन में 7,248 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अंतर पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है। लूनी नदी को
आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका बलोतरा तक पानी मीठा होता है और इसके बाद भूमि की लवणीयता के कारण इसका पानी खारा हो जाता है। शेखावाटी बेसिन में चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर का कुछ भाग शामिल किया जाता है। यह प्रदेश मुख्य रूप से बालुका स्तूपों व बालुका मैदानों से बना है। यहाँ पर बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से झीलों के द्वारा सिंचाई की जाती है। यहाँ की प्रमुख झील सांबर झील है। इस क्षेत्र में कच्चे व पक्के कुओं के द्वारा जल प्राप्ति की जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में जोहड़ नाड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ की प्रमुख नदी कांतली नदी है। यहाँ की प्रमुख नदी कांतली नदी है। इस भूभाग की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 450 मीटर है। नागौरी उच्च भूमि प्रदेश इस प्रदेश की उत्तरी सीमा शेखावाटी का मैदान बनाता है। यह क्षेत्र नमकयुक्त झीलों, स्थलाकृति तथा प्राचीन चट्टानों एवं ऊंचे नीचे धरातल के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यह प्रदेश बंजर व रेतीला है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की प्रधानता पाई जाती है। नागौरी उच्च भूमि प्रदेश में सोडियम क्लोराइड की प्रधानता होने के कारण इसकी भूमि बंजर व रेतीली पाई जाती है। यहाँ पर मुख्य रूप से खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, अर्थात नमकीन झीलें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख खारे पानी की झीलें सांबर, डीडवाना, कुचामन आदि हैं। नागौरी उच्च प्रदेश में सांबर, डीडवाना, कुचामन आदि खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, जो 33 सागर का अवशेष माना जाता है। घग्गर नदी के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान को घग्गर बेसिन के नाम से जाना गया। इस मैदान के निर्माण होने में घग्गर, सतलज, सरस्वती और चुतांग नदियों का प्रमुख महत्व है। यह बेसिन हनुमानगढ़ व गंगानगर क्षेत्र में फैला हुआ है। घग्गर बेसिन हनुमानगढ़ व गंगानगर के 75% भाग में फैला हुआ है। प्राचीन समय में घग्गर नदी को सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान समय में घग्गर नदी हनुमानगढ़ के बटनेर के निकट विलुप्त हो गई है। इस कारण इसे मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। हनुमानगढ़ व गंगानगर में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी जब अपने तीव्र उफान पर होती है तो इसका पानी पाकिस्तान के बाहुलपुर क्षेत्र तक पहुंच जाता है। पाकिस्तान में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा के नाम से जाना जाता है। इस बेसिन में मुख्य रूप से चावल, गन्ना, चकुंदर, किन्नू, गेहूं, चना और सब्जियां पैदा की जाती हैं। घग्गर बेसिन एक उपजाऊ मैदान है। घग्गर बेसिन में इंदिरा गांधी नहर आ जाने से सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है व जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। आज की क्लास का टॉपिक पश्चिमी मुल्तले प्रदेश